आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे स्टेट्स के परफॉर्मेंस के बारे में, जिससे आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी से रिलेटेड एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस के बारे में। और फाइनली मैं आपको क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से जुड़ी एक बड़ी न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्टेट फाइनेंसेस का एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया है, जो उन बातों पे काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ये सिर्फ बड़ी नंबर्स और पॉलिसीज की बात नहीं है, ये आपकी स्टेट की अर्निंग्स, स्पेंडिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, जो रोड्स की क्वालिटी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तक सब कुछ इंपैक्ट करता है। इंडिया के हर स्टेट का अपना एक बजट होता है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। चलिए इनके अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। स्टेट्स अपने टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से पैसे कलेक्ट करते हैं, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ट्रांसफर पर भी डिपेंडेंट होते हैं। ये पैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज पर खर्च होता है। स्टेट्स का पैसा कैसे मैनेज होता है, स्पेंडिंग वर्सेस अर्निंग्स का बैलेंस, बोरोइंग का लेवल और स्पेंडिंग के प्रायोरिटीज क्या है, ये उनकी फाइनेंशियल हेल्थ डिफाइन करता है। सब स्टेट्स अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, तो वो फिस्कल डेफिसिट में चले जाते हैं। अर्ली 2000s में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.3% था, जो काफी अलार्मिंग था। लेकिन ये पिछले 3 सालों से 3% से नीचे है, जो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होने के बावजूद स्टेट डेट हाई है। ये जीडीपी का 28.5% है, जो 20% के रेकमेंडेड लेवल से काफी ज्यादा है। हाई डेट का मतलब है स्टेट्स हैवी बोरोइंग कर रहे हैं, जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अगर रेवेन्यू तेज नहीं बढ़ते। स्टेट्स के डेफिसिट्स कवर करने के लिए पैसे रेज करने के तरीके में काफी चेंजेस आए हैं। 2005 से 2006 में सिर्फ 17% फाइनेंसिंग मार्केट यानी बॉन्ड से होती थी, पर प्रेजेंट में ये 79% तक पहुंच गई है। अब स्टेट ज्यादातर पैसा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या एसडीएल्स के थ्रू रेज करते हैं, जो एक तरह के बॉन्ड्स हैं। इसका फायदा ये है कि इससे स्टेट्स का सेल्फ रिलायंस बढ़ता है, पर इसके कारण मार्केट रिस्क्स बढ़ते हैं। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बोरोइंग महंगा हो जाता है। अब स्टेट्स के रेवेन्यू सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ओन रेवेन्यू। इसमें टैक्सेस जैसे एसजीएसटी, अल्कोहल एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी और व्हीकल टैक्सेस होते हैं। अच्छी बात यह है कि स्टेट्स का टैक्स कलेक्शन पैंडेमिक के टाइम से बेहतर हुआ है। टैक्स बुयांसी मतलब टैक्स कलेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ पैंडेमिक के पहले 0.86 था, अब 1.44 हो गया है। मतलब स्टेट्स टैक्स एफिशिएंटली कलेक्ट कर रहे हैं। ओन रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी आते हैं, मतलब माइनिंग लीसेस, सर्विस फीस और यूजर चार्जेस। ओडिशा यहाँ स्टैंड आउट करता है, जो माइनिंग प्रीमियम्स को मार्केट प्राइस से टाई करता है। इससे स्टेडी इनकम इंश्योर होता है। ओन रेवेन्यू के अलावा स्टेट को सेंट्रल ट्रांसफर्स भी मिलते हैं। इनसे आता है टैक्स डेवोल्यूशन, जहां सेंट्रल टैक्सेस का 41% स्टेट्स को मिलता है। पिछले कुछ सालों में फंड्स ट्रांसफर करने का तरीका बदला है और टैक्स डेवोल्यूशन प्राइमरी मेथड बन गया है। जीएसटी के आने का भी काफी फायदा हुआ है। अब हाई टैक्स और लो टैक्स स्टेट्स के बीच का गैप रिड्यूस हुआ है और रेवेन्यू कलेक्शन बैलेंस हुआ है। अब बात करते हैं स्टेट्स की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज के बारे में, क्योंकि ये उनकी पॉलिसीज के बारे में काफी कुछ बताती है। सबसे पहले बात करेंगे आरईसीओ रेशियो की। ये मेजर करता है कि स्टेट्स डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज और सब्सिडीज पर कितना खर्च करते हैं वर्सेस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। लोअर रेशियो बेटर है, क्योंकि इसका मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं। नेशनल एवरेज 2021 से 2022 में 6.3 था, जो अब 5.2 हो गया है। पर कुछ स्टेट्स अभी भी डेली एक्सपेंसेस पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में 10x ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फिर आता है सब्सिडीज और फ्रीबीज का इम्पैक्ट। फार्म लोन वेवर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और कैश ट्रांसफर जैसे फ्रीबीज शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, पर स्टेट फाइनेंसेस पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में चैलेंजेस हैं, चलिए इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला सेक्टर है पावर सेक्टर।
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स काफ़ी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ है। डिस्कॉम डेट 2016 से 2017 के बाद 8.7% एनुअली ग्रो हो रहा है। 2022 से 23 तक टोटल लॉसेस 6.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं, जो जीडीपी का 2.4% है। 6 स्टेट्स इन लॉसेस का 75% अकाउंट करते हैं। अगला सेक्टर है R&D स्पेंडिंग। स्टेट्स जीडीपी का सिर्फ 0.1% R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जो मोस्टली मेडिकल रिसर्च और एग्रीकल्चर में जाता है। इसके बाद आते हैं पेंशन्स। ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस को न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस से रिप्लेस करना था ताकि फिस्कल स्ट्रेस रिड्यूस हो सके। पर कुछ स्टेट्स दोबारा ओपीएस अडॉप्ट कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है। स्टेट्स के फाइनेंसेस में गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है। रेवेन्यू के लिए टेक अडॉप्शन बढ़ रहा है। गुजरात में जीएसटी सेवा केंद्र है। हरियाणा में अल्कोहल सप्लाई चेन के लिए क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। और दिल्ली एआई ड्रिवन फेसलेस जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहा है। इन सब से टैक्स कंप्लायंस और रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र ने नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप्स बनाई है थिंक टैंक्स के लिए, जो गवर्नेंस में एनालिटिकल अप्रोच लेकर आते हैं। क्लाइमेट चेंज और ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ा कंसर्न है। ओडिशा ने क्लाइमेट बजटिंग और बजट स्टेबलाइजेशन फंड लॉन्च किया है, जो क्लाइमेट चेंज रिस्क के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ट्रांसपेरेंसी एक चैलेंज है, क्योंकि स्टेट्स अपने फाइनेंसेस अलग अलग तरीकों से रिपोर्ट करते हैं। यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग और रोबस्ट डेटा सिस्टम्स की जरूरत है। आरबीआई ने स्टेट्स के लिए कुछ प्रायोरिटीज सेट की है। सब्सिडीज कंट्रोल करनी होंगी, फ्रीबीज को रैशनलाइज करके सस्टेनेबल स्पेंडिंग पर फोकस करना होगा, एक्सपेंडिचर का रैशनलाइजेशन करना होगा, डेली ऑपरेशंस के बदले फ्यूचर डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग और बेटर क्वालिटी डेटा सिस्टम्स के थ्रू। आरबीआई का रिपोर्ट सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए वेकअप कॉल नहीं है, ये सिटीजन्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है ये समझने का कि उनका स्टेट कैसे फंक्शन करता है और क्या इंप्रूव करना जरूरी है। हर एक रुपया जो आज खर्च या सेव होता है, वो कल का इंडिया शेप करेगा। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। आज की अगली स्टोरी में बात करते हैं एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस की, जो सेबी ने अभी रैप अप किया है। ये केस एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर से कनेक्टेड है, जो इंडियन बैंकिंग के लिए एक लैंडमार्क इवेंट था। पर डिटेल्स में जाने से पहले समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। इमेजिन करो, एक कार्ड गेम चल रहा है और एक प्लेयर सीक्रेटली सबके कार्ड्स देख सकता है। उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा, राइट? इनसाइडर ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है, पर स्टॉक मार्केट में। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है और अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, उसका यूज करके स्टॉक्स बाय या सेल करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी को पहले से पता है कि एक कंपनी मर्जर अनाउंस करने वाली है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उसका स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है। अगर वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्टॉक्स ट्रेड करे, तो ये अनफेयर एडवांटेज होता है जो रेगुलर इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को कम करता है। इसीलिए सेबी जैसे रेगुलेटर्स इनसाइडर ट्रेडिंग पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का केस ट्रिगर कैसे हुआ। अप्रैल 2022 में एचडीएफसी लिमिटेड ने अपना मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ अनाउंस किया। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े मर्जर्स में से एक था। ऐसे डील्स के बाद स्टॉक प्राइसेस यूजुअली बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के नए अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। पर सेबी ने नोटिस किया कि मर्जर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही थी। सेबी को लगा कि शायद किसी को मर्जर की इंफॉर्मेशन पहले से ही पता थी और वो इसका प्रॉफिट कमा रहा था। यही सस्पिशन सेबी के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत बनी। इन्वेस्टिगेशन में 2 की इंडिविजुअल सामने आए। निमय पारेख, जो डेलॉयट में काम करते थे, जिन्हें एचडीएफसी बैंक ने मार्च 29, 2022 को मर्जर इवैल्यूएट करने के लिए हायर किया था। पारेख के पास मर्जर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो पब्लिक नहीं थी, लेकिन पारेख ने खुद स्टॉक्स ट्रेड नहीं किए, वो ज्यादा ऑब्वियस होता। उसने ये इंफॉर्मेशन अपने क्लोज फ्रेंड राहिल दलाल को पास कर दी। दलाल ने भी डायरेक्टली अपने नाम पर ट्रेडिंग नहीं की, उसने अपने फादर के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एचयूएफ अकाउंट का यूज करके ट्रेड्स किए। दलाल ने शेयर्स डायरेक्टली खरीदने के बजाय कॉल ऑप्शंस खरीदे।
कॉल ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्टॉक खरीदने का राइट देता है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ती है। मर्जर अनाउंसमेंट के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ गए। दलाल ने अपने कॉल ऑप्शंस बेच दिए और प्रॉफिट कमा लिए। 5.67 लाख रुपीस एचडीएफसी ऑप्शन से और 2.52 लाख रुपीस एचडीएफसी बैंक ऑप्शन से। इनका टोटल प्रॉफिट 8 लाख रुपीस से ज्यादा का था। सेबी के लिए केस का सबसे बड़ा प्रूफ था पारेख और दलाल के बीच फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। मर्जर के अनाउंसमेंट से पहले दोनों के बीच बार बार कांटेक्ट हो रहा था। ये क्लियर था कि दोनों अपने एक्शंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे। दलाल ने फैमिली अकाउंट और ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करके चालाक बनने की कोशिश की, पर सेबी ने सब डॉट्स कनेक्ट कर लिए। जब सेबी के पास काफी एविडेंस आ गया तो पारेख और दलाल ने सेटलमेंट ऑर्डर के लिए अप्लाई किया। सेटलमेंट ऑर्डर का मतलब है कि अक्यूज्ड अपने गिल्ट को ना एक्सेप्ट करते हैं और ना डिनाई करते हैं, पर एक फाइन पे करके केस क्लोज कर देते हैं। निमय पारेख को इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए 39 लाख रुपीस और राहिल दलाल को ट्रेडिंग करने के लिए 35 लाख रुपीस का फाइन लगा। दोनों ने दिसंबर 2024 में फाइन पे किया और सेटलमेंट ऑर्डर 28 दिसंबर 2024 से इफेक्टिव हो गया। ये केस दिखाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की मेथड्स काफी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। लोग डायरेक्टली अपने नाम से स्टॉक्स नहीं खरीदते, फैमिली अकाउंट्स यूज करते हैं और ऑप्शंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। पर सेबी के डिटेक्शन टूल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं। एडवांस ट्रैकिंग और पैटर्न एनालिसिस के थ्रू सेबी ऐसे स्कीम्स को अनकवर कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स बेंड करना नहीं, ट्रस्ट तोड़ना है। स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन फेयरनेस पर बेस्ड है। अगर कुछ लोग अनफेयर एडवांटेज लेते हैं तो ये सिस्टम पर ट्रस्ट को खत्म कर देता है। सेबी का काम है ये इंश्योर करना कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये केस याद दिलाता है कि रेगुलेटर्स का काम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फेयर रखना है, और ये अश्योरेंस देता है कि कोई भी, चाहे कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, सिस्टम को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब चलते हैं आज के फाइनल स्टोरी पर। इमेजिन करो आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और आप एक पेमेंट मिस कर देते हो। आपका बैंक क्या करता है? वो ओवरड्यू अमाउंट पर एक मैसिव इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे आपको टाइम पे पेमेंट ना करने की पनिशमेंट दी जा रही हो। 2008 में इंडिया की एपेक्स कंज्यूमर राइट्स बॉडी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या एनसीडीआरसी ने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स पर हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कंसर्न दिखाया। उसने एक रूलिंग पास की जिसमें बैंक्स को ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पर मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज करने की लिमिट सेट कर दी गई थी। पर रिसेंटली 28 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को हटा दिया। मतलब अब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स पर इंटरेस्ट रेट कैप खत्म हो गई है। ये डिसीजन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदल देता है। बैंक्स के पास अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करने की अगर कोई पेमेंट डिफॉल्ट होता है। चलिए देखते हैं कि चल क्या रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले एनसीडीआरसी की 2008 रूलिंग को समझते हैं। 2008 में एक कंज्यूमर राइट ट्रस्ट ने एनसीडीआरसी में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी। उनका कहना था कि जब लोग अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स मिस करते हैं तो बैंक्स उन्हें हाई इंटरेस्ट के थ्रू ओवररन करते हैं। ये कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन लगता था। एनसीडीआरसी ने देखा कि कुछ केसेस में बैंक्स 50% एनुअल इंटरेस्ट तक चार्ज करते थे। उन्हें ये एक तरीके से प्रेडिटरी लेंडिंग लगा। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीडीआरसी ने डिसाइड किया कि बैंक्स ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पर मैक्सिमम 30% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। उस टाइम पे रेगुलर लेंडिंग रेट्स एनुअली 10 to 15% थे, तो 30% का कैप एक फेयर मिडिल ग्राउंड लग रहा था। पर क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट का कंपैरिजन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लोन्स के केस में रेगुलर इंटरेस्ट पूरे बोरोड अमाउंट पर लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स पे पीनल इंटरेस्ट तभी लगता है जब आप अपनी पेमेंट मिस करते हो। ये दोनों फंडामेंटली काफ़ी अलग है, जो कंपैरिजन को ट्रिकी बना देता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये केस कंज्यूमर राइट्स का नहीं था, बल्कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने का था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी की रूलिंग को सेट असाइड कर दिया। अब बैंक्स मार्केट कंडीशंस और कस्टमर प्रोफाइल के बेसिस पर अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड कर सकते हैं जब तक आरबीआई इंटरवीन नहीं करता।
अगर बैंक्स क्लियर टर्म्स में पहले ही बताते हैं कि डिफॉल्ट होने पर हाई पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, तो ये अनरीजनेबल नहीं लगता। अगर ये सिस्टम फ्लॉड है तो आरबीआई को स्टेप लेना चाहिए, पर कंज्यूमर्स के लिए इसका एक फ्लिप साइड है। डिफॉल्ट्स होने पर इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ सकते हैं। आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडिया में ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड ड्यूज 500 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब इस अमाउंट पर 80 से 100 करोड़ रुपीस से उससे ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इंडिविजुअल कार्ड होल्डर्स के लिए ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पहले ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। ये डेट बर्डन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, जो एक विशियस साइकिल क्रिएट कर सकता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रेडिट कार्ड एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर हो सकता है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से एफआई 2022 में एनपीएस 3,100 करोड़ रुपीस थे, जो एफआई 2023 तक 4,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए और जून 2024 तक एनपीएस 5,500 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए। अगर लोग अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करने में और स्ट्रगल करते हैं तो एनपीएस और बढ़ सकते हैं। तो एज अ क्रेडिट कार्ड यूजर आप और हम क्या करें? अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है या नए हैं तो ये 3 बेसिक टिप्स याद रखें। अपने बिल्स हमेशा टाइम पे करें। इंटरेस्ट रेट्स और कार्ड के टर्म्स को यूज करने से पहले समझें। सिर्फ वही एक्सपेंसेस कार्ड पर करें जो आप आसानी से रीपे कर सकें। क्रेडिट कार्ड्स एक एक्सीलेंट फाइनेंशियल टूल है अगर सही तरीके से यूज किया जाए, पर अगर मिसमैनेज किया जाए तो ये बहुत जल्दी डेंजरस बन सकते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज संभाल के करें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, जियो ने अक्टूबर 2024 में 3.76 मिलियन यूजर्स लूज किए, जो इसका चौथा कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिक्लाइन है। जून से लेकर अब तक जियो ने 16.48 मिलियन यूजर्स लूज किए हैं, जो सब्सक्राइबर बेस में 3.45% का ड्रॉप है। एयरटेल ने अक्टूबर में 1.92 मिलियन यूजर्स ऐड किए और जुलाई के टैरिफ हाइक के बाद का स्लंप रिकवर कर लिया। वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने भी इसी पीरियड में 1.97 मिलियन यूजर्स लूज किए, पर जियो के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया। दूसरा, वारी एनर्जीज इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। की इनिशिएटिव्स में 551 करोड़ रुपीस का एक 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट, 2073 करोड़ रुपीस का एक 3.5 गीगावाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी प्लांट और 130 करोड़ रुपीस अपने इन्वर्टर बिजनेस को एक्सपैंड करने के इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ये सब पीएलआई स्कीम का लेवरेज लेते हुए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और फाइनली, होंडा और निसान अगस्त 2026 तक एक जॉइंट होल्डिंग कंपनी के अंडर मर्जर करेंगे, जिसमें होंडा गवर्नेंस लीड करेगा। होंडा का 1.1 ट्रिलियन युआन या $7 बिलियन का शेयर बायबैक उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है, जबकि निसान 70% प्रॉफिट ड्रॉप से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस मर्जर में मित्सुबिशी मोटर भी शामिल है और टारगेट है 3 ट्रिलियन युआन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अचीव करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और शेयर्ड रिसोर्सेज के जरिए। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।